गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग वाला पेपर रिवाइज कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर 2.36 तक हमने पढ़ लिया था। चैप्टर 2 में हमने जीएसटी के बारे में डिटेल से समझ लिया था और जीएसटी के में क्या क्या चीज़ों का क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, वो आप पढ़ चुके हैं। अब हम अकाउंट्स पे जर्नल एंट्री सीखेंगे कि अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, कोई सर्विस परचेज करते हैं या कोई गुड्स सेल करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको किस तरह से एंट्रीज करनी होती है अकाउंट में अपने जर्नल और लेजर में। Double entry bookkeeping with GST. The double entry bookkeeping record need to show the GST value separately. आपको GST की वैल्यू को सेपरेटली दिखाना होता है क्योंकि आउटपुट टैक्स है, अगर आपने पब्लिक से कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट को पे करना है तो उसे सेपरेट शो करना होगा। और जो खरीदने पे आपने दिया GST जिसे हम इनपुट टैक्स बोलते हैं उसका क्रेडिट लेंगे आप गवर्नमेंट से, आईटीसी लेंगे तो उसे अलग से शो करेंगे इनपुट टैक्स को। सो दैट परचेज एक्सपेंसेस एंड सेल आर पोस्टेड नेट दैट इज विदाउट द एडिशन ऑफ जीएसटी। यानी जीएसटी की वैल्यू को अलग से शो किया जाता है, किसी भी एक्सपेंस परचेज में ऐड करके हम नहीं दिखाते हैं। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, जब आप कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं तो जीएसटी की क्या एंट्री होती है। सपोज आप क्रेडिट बेसिस पे बेच रहे हैं किसी को तो अकाउंट रिसीवेबल है, डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, रिसीवर को डेबिट किया जाता है ग्रॉस अमाउंट से इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो कस्टमर पे डालेंगे तो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। तो ये डेटर्स रिसीवर है, रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है। और अगर आप कैश में बेच रहे हैं तो सीधे बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इससे डेबिट कर देंगे। टू सेल ये इनकम है, रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। नेट अमाउंट मतलब विदाउट जीएसटी। और आउटपुट टैक्स टू आउटपुट जीएसटी लिखेंगे, ठीक है। आउटपुट टैक्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करना है, राइट। तो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपको पे करना है कस्टमर से कलेक्ट करके आउटपुट टैक्स, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री इजी थी, रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाएगा। अगर आप क्रेडिट पर बेच रहे हैं, उधार सामान बेच रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो भी उस पर्सन का नाम है वो आ जाएगा इंक्लूडिंग ग्रॉस अमाउंट से। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान आप बेच रहे हैं तो 100 रुपये की तो सेल हो गई, 110 रुपये कस्टमर से कलेक्ट करने हैं और 10 रुपये का जीएसटी हो गया इस तरह से। और सेल इनकम में से क्रेडिट और आउटपुट टैक्स आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। आई होप ये एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है जनरल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। जब आप खरीद के लाते हैं तो खरीदने पे जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, आप पढ़ चुके हैं। और इनपुट टैक्स का गवर्नमेंट से आप क्रेडिट लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है, गुड्स कम इन तो डेबिट करेंगे आप। नेट अमाउंट, ठीक है, विदाउट जीएसटी लिखेंगे। जैसे 100 रुपीज़ की परचेज है तो 100 लिख देंगे। इनपुट जीएसटी जो खरीदने पे टैक्स देते हैं आप उसे इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमें गवर्नमेंट से क्रेडिट लेना है इसका, राइट। तो ये गवर्नमेंट से हमें लेना है तो हमारे लिए असेट है इनपुट टैक्स, क्योंकि हमें आउटपुट टैक्स में से इनपुट को लेस करके नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करना होता है। लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो इनपुट जीएसटी है वो यहाँ पे लिख देंगे। सपोज 5 रुपये जीएसटी लगा तो यहाँ 5 लिख देंगे आप। और अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर, लाइबिलिटी बढ़ गई, आपको पेमेंट करना है इनको, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं या गिवर को क्रेडिट करते हैं, आ जाएंगे 105 रुपये। तो इजी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है तो डेबिट करेंगे आप। और इनपुट टैक्स आपके लिए क्या है, असेट है, गवर्नमेंट से आपको इसका क्रेडिट लेना है तो ये आपके लिए असेट हो गई, इससे डेबिट। और अकाउंट पेबल और क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपको पेमेंट करना है 105 रुपये का, इसलिए क्रेडिट हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी कौन से नेचर का अकाउंट है, आपने नेचर पढ़े थे अकाउंट्स के, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है एक तो 2 तरह के अकाउंट थे, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड हो, पर्सन भी 3 तरह के हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन से मैं और आप, हम नेचुरल पर्सन हमें नेचर ने बनाया है। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ होता है, जिसे कानून बनाता है, जैसे कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गए जो इन द आई ऑफ लॉ जिन्हें पर्सन माना जाता है। और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन से नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। फिर इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरीके के पढ़े थे आपने, एक तो रियल अकाउंट थे और एक नॉमिनल अकाउंट थे। रियल अकाउंट जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, एसी, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये जो होते हैं रियल अकाउंट हो गए। और नॉमिनल अकाउंट वो जो एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम प्रॉफिट को बताते हैं, जैसे सैलरी, रेंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा, जो इनकम प्रॉफिट एक्सपेंसेस और लॉसेस को बताते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि अब ये आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी कौन से नेचर के अकाउंट हैं। आउटपुट जीएसटी क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट को ये पैसा देना है, राइट। और इनपुट जीएसटी क्या बता रहा है, गवर्नमेंट से हमें इतने रुपये का क्रेडिट लेना है। तो ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुए, राइट। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किस नेचर के होते हैं, पर्सनल नेचर के होते हैं। ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को यानी
थर्ड पर्सन आपको पढ़ा दिया। एक पहला पर्सन कौन है, बिजनेस, दूसरा पर्सन होता है बिजनेसमैन। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप 11 से पढ़े, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। तो फर्स्ट पार्टी है बिजनेस, सेकंड पार्टी है बिजनेसमैन, और जो भी इन लोगों से डील करते हैं वो हमेशा क्या कराते हैं, थर्ड पार्टी, क्रिएटर, डेटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा, ये सब थर्ड पार्टी हैं। तो ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में। तो कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, पर्सन नेचर का अकाउंट हुआ, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। नेक्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। जब आप आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को देंगे तो क्या एंट्री होगी। वैसे तो हम रफली समझ लेते हैं। देखिए 10 रुपये का आउटपुट टैक्स आपने सामान बेचने पे कस्टमर से 10 रुपये कलेक्ट किए थे, वो आउटपुट टैक्स हुआ। खरीदने पे कितने रुपये दिए थे, 5 रुपये। जीएसटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है जो नेट अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होता है, जीएसटी पेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स। सबसे पहले तो जो आप पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हैं वो सेल पर, वो आउटपुट टैक्स होता है। जो खरीदने पे दे के आ रहे हैं वो इनपुट टैक्स कहलाता है जीएसटी में, और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना होता है। तो आपने बेचने पे 10 रुपये कलेक्ट किए हैं कस्टमर से, आउटपुट टैक्स हो गया ₹10। इनपुट टैक्स खरीदने पे आप 5 रुपये दे के आए हैं, ₹5। तो नेट अमाउंट आपको कितना पे करना है, ₹5 ही गवर्नमेंट को पे करना है। प्लस में आ रहा है इसलिए पे करना, अगर माइनस में आता तो रिफंड मिलता है आपको, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे क्या प्रोसेस होता है रिफंड का। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना होता है। तो अब इसकी क्या एंट्री बनेगी, ईजी है एंट्री सेट ऑफ करना। आउटपुट में से आप इनपुट को सेट ऑफ कर रहे, राइट। तो आउटपुट टैक्स जब आप गवर्नमेंट को पैसा देंगे, जब आप गवर्नमेंट को अमाउंट देंगे तो लायबिलिटी घटेगी ना। आपने भी पढ़ा ऊपर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को देना है। तो आप जब गवर्नमेंट को पे करेंगे तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या एंट्री बनती है, अब डेबिट करते हैं, आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको कितना रुपए देना है, आउटपुट टैक्स 5 रुपये बता दिए। नेट अमाउंट आपको 5 रुपये ही पे करना है गवर्नमेंट को, तो आउटपुट टैक्स हो गया 5 रुपये यहाँ पर। तो 5 रुपये लिख दिए, गवर्नमेंट को पे करना है। लायबिलिटी कम होगी ना जब पे करेंगे, इससे डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 5 रुपये का क्रेडिट लिया आपने गवर्नमेंट ने से, जो खरीदने पे आपने इनपुट टैक्स दिया उसका क्रेडिट लिया आपने गवर्नमेंट से, राइट। आपने उसका क्रेडिट लिया है गवर्नमेंट से, तो इनपुट टैक्स कम होगा। असेट था, असेट इंक्रीज हुई थी तो डेबिट किया था आपने खरीदते समय, देखिए। अब आप जब इसका क्रेडिट लेंगे तो असेट डिक्रीज होगी, अब असेट नहीं रहेगा ये पैसा आपके लिए, तो टू इनपुट टैक्स लिख देंगे, टू इनपुट टैक्स, यानी जीएसटी यहाँ पे इनपुट आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी लिख सकते हैं समझने के लिए। 5 रुपये ये एंट्री आ गई यहाँ तक समझ में। आउटपुट टैक्स देना है तो लायबिलिटी कम होगी, इससे डेबिट करेंगे। 5 रुपये आपको सरकार को देने, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। और आप 5 रुपये का क्रेडिट ले रहे हैं गवर्नमेंट से, तो लायबिलिटी असेट कम हो गई, क्रेडिट ले रहे हैं। तो पहले असेट था इनपुट टैक्स आपके लिए, अब गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे रही है तो असेट कम होगी, इससे आपने क्रेडिट कर दिया तक, राइट। यहाँ क्या, और टू बैंक पैसा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। 5 रुपये आपको कैश में देने हैं, राइट। तो एक तरह से आउटपुट टैक्स पूरा 10 रुपये से सेट ऑफ हो गया ना। इनपुट टैक्स 5 रुपये का तो क्रेडिट दिया और 5 रुपये गवर्नमेंट को चुका रहे हैं, तो टोटल आउटपुट टैक्स 10 रुपये से आपका पे हो गया। 10 में से पूरा कैश में पे नहीं हुआ 10, 5 रुपये तो आपने इनपुट टैक्स सेट ऑफ करा लिया, इससे क्रेडिट ले लिया, जैसे आईटीसी बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, और 5 रुपये कैश में अपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो एंट्री क्या बनी, आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट, यानी आउटपुट जीएसटी। अगर ये सीजीएसटी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी तो एचजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी है तो यहाँ पे आईजीएसटी आएगा, यूटीजीएसटी है तो यूटीजीएसटी आ जाएगा। आप पढ़ चुके हैं। अगर विद इन स्टेट बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं सामान, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी बेचते हैं आप सामान, तो आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी में बेचते हैं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होता है। तो आउटपुट टैक्स कम हो रहा है, इससे डेबिट कर रहे हैं। इनपुट टैक्स असेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट, और बैंक से पैसा जा रहा है असेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। तो ये एंट्री बनेगी, इन्होंने यहाँ पे समझा दिया आपको। आउटपुट टैक्स जब पे करेंगे आप गवर्नमेंट को तो आउटपुट टैक्स कम होगा, लायबिलिटी कम होगी तो इससे डेबिट करेंगे। अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी लिखेंगे आप, एसजीएसटी तो एचजीएसटी लिखेंगे, आईजीएसटी तो आईजीएसटी लिखेंगे। फिर इनपुट टैक्स से क्रेडिट लेने से असेट भी कम होगी, सेट ऑफ कर रहे हैं तो असेट पहले इंक्रीज हुई थी तो डेबिट किया था, इनपुट टैक्स को डिक्रीज होगी, असेट तो क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट हो गया, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। और टू बैंक, इसमें एक और लास्ट में जो नेट अमाउंट आएगा वो आप टू बैंक के थ्रू पे कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्रैक्टिकल आपका। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित की बुक्स में आपको एंट्री करनी है जीएसटी की। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल, आपने साहिल से परचेज किया 50,000 का गुड्स
प्लस CGST दिया और SGST दिया खरीदने पे 9%, यानी टोटल 18% GST दिया, 9% CGST दिया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा, और SGST दिया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो एंट्री बनानी है आपको, तो ईजी है। 50 गुड्स परचेज किया तो गुड्स आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा आपका, ठीक है, 50,000 से। अब ये जो गवर्नमेंट को हमने 9% का GST दिया, 50,000 का 9% निकालेंगे तो 9 5 45, 4500 आ जाएगा, 4500 रुपये। तो वो आपको गवर्नमेंट से लेना है ना क्रेडिट, उसका जो इनपुट टैक्स है, तो खरीदने पे दे रहे हैं, तो खरीदने पे जो टैक्स पे करते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं आप, और उसका क्रेडिट गवर्नमेंट से आप मांगते हैं। तो हमारे लिए असेट है, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, एक तो इनपुट CGST आएगा और इनपुट SGST आएगा। और टू साहिल, वो क्रेडिटर बन गया, आपको उसे पेमेंट करना है, गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, आपको पेमेंट करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आर से डेबिट, इनपुट CGST से डेबिट हो रहा है क्योंकि असेट है, आपको गवर्नमेंट से क्रेडिट लेना है, इसका से डेबिट, इनपुट SGST डेबिट हो गया और टू साहिल्स अकाउंट हो गया। क्लियर? अगर देखिए हम यहाँ पे केवल टू साइन नहीं लिखा, अगर आप किसी का नाम आता है समझ लें, ये रूल है अकाउंट्स में, जैसे किसी का नाम लिख रहे हैं आप, जैसे राम का नाम लिख रहे हैं, राम अकाउंट है, तो आप अगर अकाउंट वर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको ये एस लगाना होगा, एस्ट्रॉफ एक्स लगाना, एस लगाना होगा, तभी आप अकाउंट वर्ड लिख सकते हैं। अगर आप ये एस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, ये कॉमा नहीं लगाते हैं ऊपर, तो फिर आप ये अकाउंट वर्ड नहीं लग सकते हैं किसी नेचुरल पर्सन के नाम के साथ। ये रूल है, ये प्रैक्टिस है जो सालों से फॉलो हो रही है कि अगर आपको किसी नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट शब्द लिखना है, यानी आपको उसकी लेजर भी बनानी है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनसे हम एक बार ही ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम उनका अकाउंट नहीं खोलते, अलग से लेजर नहीं बनाते, ठीक है। तो हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखना चाहते उसके नाम के आगे, तो हम केवल राम लिखेंगे, फिर एस नहीं लगाएंगे। और अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उसका लेजर में, अकाउंट अभी आप पढ़ेंगे जर्नल के बाद, लेजर बनाएंगे, लेजर में एक जगह समराइज होती है सारे ट्रांजेक्शन जो एक पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं या इनकम और असेट से रिलेटेड होते हैं। तो फिर अगर आपको उसका अकाउंट नहीं खोलना है तो राम लिख दीजिए, फिर अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे आप, लेजर में उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो एंट्रीज में सेट ऑफ हो जाएगा, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट वॉटेवर, वो अपने आप बंद हो जाएगा अकाउंट। और अगर आपको अकाउंट खोलना है उसका लेजर में तो आपको एस लगाना होगा, राइट। न केवल नेचुरल पर्सन के साथ ये रूल लगेगा, ये कस्टम है जो चला आ रहा है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, आपने सैम से गुड्स परचेज किया ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST SGST 9% दिया है, ठीक है। वही सेम चीज़ आपने 9% का GST दिया, नहीं 18% दिया, टोटल ₹20,000 वॉज पेड इमीजिएटली, आपने 20,000 तो इमीजिएटली पे कर दिए, एंड बैलेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ, और बाकी 3 महीने बाद देंगे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट आप पढ़ चुके हैं, दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड होता है और एक कैश होता है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, डिस्काउंट इसलिए तो देता है कि कस्टमर ज़्यादा खरीदे, आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सेल को बढ़ाने के लिए एट द टाइम ऑफ सेल जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। जबकि कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है कि आपने सामान बेच दिया, अब आप जल्दी पेमेंट लेना चाहते हैं उस पर्सन से, तो अर्ली पेमेंट के लिए आपको देना पड़ता है कैश डिस्काउंट, और ये पेमेंट को अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है और इसकी एंट्री की जाती है। डिफरेंस होता है, ट्रेड डिस्काउंट सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है और इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ये रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में। जबकि कैश डिस्काउंट की अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है, आपने उधार सामान बेचा है, जल्दी पैसा रिसीव करना है तो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा और इसकी जर्नल एंट्री बनाई जाती है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों सर? इसका लॉजिक ईजी है। जैसे मान लीजिए आप मेरी शॉप पे आए, मैं ये पेन आपको बेचता हूँ, ये पेन 10 रुपये का है वैसे, पर आपने मेरे से बार्गेनिंग कर ली, नहीं सर हम तो 2 रुपये 8 रुपये देंगे, बेचना है तो दो वरना मत दो। मैं एग्री कर रहा हूँ तो मैं आपको 2 रुपये घटा देता हूँ हाथों हाथ और 8 रुपये में दे रहा हूँ, राइट। सेल के टाइम अभी बिल अब 8 का ही तो बनेगा, क्योंकि मैं आपसे 8 रुपये दूंगा तो बिल 10 का थोड़ी बनाऊंगा, 8 का ही बनाएंगे। बिल में ऐसे शो करूंगा 10 माइनस ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको दिया, सेल बढ़ेगी मेरी, आप खरीदे इसलिए, -2 और 8 रुपये का बिल बना दूंगा। अब क्वेश्चन होता है इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? सर लॉस तो हुआ ना, 2 रुपये आपको तो नुकसान हुआ, तो इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, कोई भी पर्सन पागल नहीं होता कि उसकी चीज़ अगर 10 की तो वो आपको 8 में देगा। यानी मैं पहले से प्राइस बढ़ा के रखता हूँ, जनरली हर बिजनेसमैन जनरली यही करता है, जहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं होती है वो पहले से प्राइस बढ़ा के रखता है आर्टिफिशियली ज़बरदस्त इंक्रीज़ करके। तो कोई बंदा आएगा जो बार्गेनिंग नहीं करेगा उसे 10 में बेच देगा, कोई बार्गेनिंग करेगा तो उसके हिसाब से बेच देगा। तो यानी वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग 8 की तो थी,
तभी तो वो आपसे 8 रुपये ले रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो चीज़ उसके मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ 10 की है तो मैं आपसे 8 रुपये क्यों लूँगा, फिर तो मुझे लॉस ही होगा ना। मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ है ही 8 की और मैं बेच भी 8 में रहा हूँ, तो ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, इससे ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हाँ, अब कैश डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे मैंने आपको 8 रुपये बेचा तो मैंने आप 8 रुपये से आपको डेबिट कर दिया, मेरे डेटर बन गए, उधार बेचा, मान लीजिए आपसे पैसे लेने 8 रुपये। अब आपको मैंने ऑप्शन दिया था अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 1 रुपये में और डिस्काउंट दूंगा अर्ली पेमेंट के लिए, और आपने 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया तो अब मुझे 7 रुपये मिलेंगे ना। लेने थे आपसे 8 रुपये, मिलेंगे अब 7 रुपये, तो अब मुझे नुकसान होगा क्योंकि 1 रुपये आप मुझे कम दे रहे हैं, तो ये कैश डिस्काउंट और नुकसान हुआ तो इसकी एंट्री होगी। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री इसलिए की जाती है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने सैम से गुड्स खरीदा 40,000 का और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% उसको, तो ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होगा, ये तो एट द टाइम ऑफ सेल होता है और इसको लेस कर दिया जाता है। 40,000 आपका ये है, माइनस इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,000, तो 36,000 का सामान हो गया। बिल 36,000 का ही बनेगा, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी ट्रेड डिस्काउंट की। 36,000 इस पर 9% तो लग जाएगा CGST और 9% लग जाएगा SGST, और खरीदने पे जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, उसका गवर्नमेंट को से आपको क्रेडिट लेना है, और इनपुट टैक्स आपके लिए असेट है तो इसको आप डेबिट करेंगे, ठीक है। एंट्री आप बना लेंगे आप, ईजी है। और हाँ, इसमें 20% पैसा, सॉरी 20,000 आप कैश में भी दे रहे हैं, लिखा हुआ है इमीडिएटली पे होगा। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 आएगा, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, परचेज 36,000 की हो गई। इनपुट CGST जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं वो असेट है इसलिए डेबिट होगा 3240, 36,000 का 9%। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9% और टू बैंक, ठीक है। आप पेमेंट 20,000 इमीडिएटली कर रहे हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था 20,000 रुपये का कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक पैसा जाएगा, और जो डिफरेंस अमाउंट बच गया वो सैम को देना है बाद में। आपने टोटल देखिए 36 और इन दोनों को जोड़ेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं 36,000 प्लस 18% GST लगा, तो सॉरी 36,000 प्लस 18%, टोटल इतने का बिल बना। इसमें से 20,000 इमीडिएटली पे कर दिए तो अभी इतने रुपए देने बाकी रह गए सैम को, तो सैम आपका क्रेडिटर बन गया। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं टू सैम्स अकाउंट। आई होप ये एंट्री समझ में आ गई होगी। परचेज डेबिट हो रही है क्योंकि गुड्स आ रहे से डेबिट, इनपुट GST और इनपुट टैक्स आपके लिए क्या है, असेट है, गवर्नमेंट से क्रेडिट लेना है इसलिए डेबिट, असेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करते हैं। और टू सैम अकाउंट ये क्रेडिटर है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट, और बैंक से पैसा जा रहा है, असेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, आपने पर्सनल पर्पस के लिए सामान निकाला। ड्राइंग्स आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप बिजनेसमैन पर्सनल पर्पस के लिए सामान विड्रॉ करता है, सामान या कोई कैश विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं आप। सच गुड्स पर परचेज बाय पेइंग CGST SG 9%, और खरीदने पे इन पे 9% का आपने GST दिया था। तो आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि अगर गवर्नमेंट आपको आउटपुट टैक्स का क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट इसलिए देती है कि कल को आप फ्यूचर में वो गुड्स आप पब्लिक को बेचोगे या सर्विस पब्लिक को दोगे और बेचने पे कोई GST कलेक्ट करोगे, इसलिए गवर्नमेंट आपको आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाने की परमिशन देती है। पर जब आप खुद के काम में लोगे, ड्राइंग्स करोगे या फ्री में बांटोगे, यानी किसी भी रीज़न से आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट अब होगा ही नहीं, आप बेच ही नहीं रहे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा। तो जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहती है कि जो इनपुट टैक्स है वो आप नहीं ले सकते, उसका आपको गवर्नमेंट को क्रेडिट वापस लौटाना होगा, यानी जो इनपुट टैक्स है वो गवर्नमेंट को वापस करना होगा, ठीक है। आप समझते हैं। तो 20,000 का गुड्स है जो आप पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले तो अमाउंट लिख दिया 20,000, राइट। इस पर 9% तो लगा होगा CGST 1800 और 9% लगा होगा SGST 1800, राइट। टोटल हो गया 3600, टोटल ये सामान हो गया विद GST 23,600 का। तो ड्राइंग्स है, ठीक है। अब रिसीवर कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के दो नाम होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। तो बिजनेसमैन को दे रहे हैं आप, रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाएगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 23,600 से। वो रिसीवर है, ड्राइंग्स पर्सनल नेचर का अकाउंट है, आप पढ़ चुके हैं। बिजनेसमैन के दो नाम होते हैं बिजनेस में, आप कैपिटल भी बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट, और ड्राइंग्स भी बिजनेसमैन का नाम है क्योंकि वो अपने नाम से तो अकाउंट नहीं खोल सकता बिजनेसमैन, तो बिजनेस में उसके दो नाम होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो पर्सनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर को डेबिट करते हैं, बिजनेसमैन को दे रहे हैं आप सामान, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया 23,600 से। अब सामान जा रहा है तो परचेज कम हो गई, परचेज आता है तो डेबिट करते हैं, जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ये सेल तो है नहीं, तो आप परचेज में स्टॉक कम होगा ना आपका, वो सामान गोडाउन से कम हो जाएगा, तो परचेज जब आता है तो बढ़ जाता है, गोडाउन में सामान घटेगा। गुड्स जा रहा है, गुड्स गोज आउट को आप क्रेडिट करते हैं 20,000। और जो इनपुट टैक्स आपने गवर्नमेंट को पहले खरीदने पे डेबिट किया होगा, अब गवर्नमेंट कह रही है जब आप फ्री में बेच रहे हैं कोई सामान, यानी किसी भी रीज़न से
आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही ले जा रहे हैं सामान, बेच नहीं रहे, तो आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है इनपुट टैक्स रिवर्स करना होगा, लौटाना होगा। तो इनपुट टैक्स असेट था, अब आपके लिए अब असेट नहीं रहेगा, आपको गवर्नमेंट को वापस करना होगा। असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो टू इनपुट CGST 1800, टू इनपुट SGST 1800। बीइंग गुड्स विदड्रॉन, आप गुड्स निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज एंड इनपुट GST इनपुट SGST डेबिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज रिवर्स, आपने रिवर्स कर दिया। खरीदने पे डेबिट किया होगा क्योंकि लेना था क्रेडिट, अब क्रेडिट तो ले ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आप फ्री में बेच रहे कोई सामान। फ्री में मतलब किसी भी रीज़न से आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को वापस लौटाना होगा। इससे असेट कम हो रही है, इसे क्रेडिट कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्ट पेड रेंट रुपीज़, पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 20,000, आपने रेंट पे किया गगनदीप को 20,000 प्लस CGST दिया, SGST है 6% पर ईच। तो रेंट पे करना क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो रेंट डेबिट होगा और विद GST पे करेंगे आप, क्योंकि GST भी दिया है आपने। तो ये सर्विस है, रेंट अगर आपने कोई आप पढ़ चुके हैं GST गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। तो आपने किसी का मकान किराए पे लिया, किसी की मशीन किराए पे ली, कोई शॉप किराए पे ली, तो आपको रेंट पे करना होता है। रेंट सर्विस के लिए दिया जाता है और सर्विस पे क्या लगता है, GST लगता है। तो खरीदने पे जो GST दे रहे हैं 6%, वही 1200 और 1200, ये इनपुट टैक्स है, आपको क्रेडिट लेना है गवर्नमेंट से। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1200, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1200 और टू बैंक पैसा चला जाएगा आपके पास से टोटल, ठीक है। तो आप लिख देते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, 30,000, आप 30,000 इन्होंने देखिए गलत दे रखा है, यहाँ 20 लिखा हुआ है और वहाँ 30, तो आप 30 से समझ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 कर दीजिए। 30,000 रेंट हुआ, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया 30,000। इनपुट GST खरीदने पे, किसी सर्विस को लेने पे या किसी गुड्स को लेने पे जो GST देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, उसका गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देती है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, असेट इंक्रीज हो रही है इससे डेबिट करें। और टू बैंक आएगा, गगनदीप थोड़ी आएगा, हमने उधार थोड़ी दिया है। टू बैंक आएगा, पैसा पेड लिखा है साहब, से रेंट पे कर रहे हैं गगनदीप को, उधार थोड़ी है, तो टू बैंक पैसा जाएगा, असेट कम हो जाएगी, इसे क्रेडिट कर देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। रेंट एक्सपेंसेस से डेबिट किया है। इनपुट टैक्स खरीदने पे, किसी सर्विस को लेने पे, आप सर्विस ले रहे हैं तभी तो दे रहे होंगे रेंट, किसी सर्विस को लेने पे या किसी गुड्स को खरीदने पे जो टैक्स देते हैं वो इनपुट GST होता है, उसका क्रेडिट मिलता है। तो इनपुट टैक्स असेट है इसलिए डेबिट कर दिया और टू बैंक पैसा जा रहा है इससे क्रेडिट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट को घटाने से पहले 10%, रिटर्न टू सैम को लौटा दिया आपने। समझ देखिए, सैम से ऊपर सेकंड वाले पॉइंट में सामान खरीदा था आपने, उसको लौटा रहे हैं, वापस कर रहे हैं। सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग CGST SGST 9%, और आपने खरीदने पे 9% का GST दिया था। तो अब आप लौटा रहे हैं सामान, परचेज रिटर्न है, और रिटर्न करने पे सेल तो है नहीं, तो सेल नहीं है, तो इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को वापस करना होगा, क्योंकि आपने खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया होगा वो गवर्नमेंट को लौटाना होगा। गवर्नमेंट अब आपको उसका क्रेडिट नहीं देगी। गवर्नमेंट क्रेडिट तभी देती है जब आप उस सामान को किसी को बेचते हैं और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को बेच नहीं रहे हैं, यानी किसी भी रीज़न से सामान को दे रहे हैं किसी को और उस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो खरीदने पे जो इनपुट टैक्स दिया था वो गवर्नमेंट को रिवर्स करना होगा, वापस करना होगा। ट्रेड डिस्काउंट 10% हटे बिफोर ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री हुई नहीं होगी खरीदते समय, तो आप क्या करेंगे, पहले 5,000 में से 10% 500 हटाएंगे, यानी वो गुड्स 4500 का था, परचेज रिटर्न 4500 हो गई, सामान 4500 का जाएगा, प्लस इस पर 9% CGST और 9% SGST आपको गवर्नमेंट को रिवर्स करना होगा। तो रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं, हम सैम को लौटा रहे हैं सामान, सैम रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करेंगे, पाने वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सैम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट अभी समझ में आ जाएगा। टू परचेज रिटर्न, आपके पास से गुड्स कम होगा जाएगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ठीक है, सामान जा रहा है, गुड्स गोज आउट, क्रेडिट करते हैं। और टू इनपुट CGST 9% 4500 का, और इनपुट SGST ये गवर्नमेंट को रिवर्स करना होगा, क्योंकि आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि आप सामान किसी को दे रहे हैं। क्रेडिट आप तभी ले सकते हैं इनपुट टैक्स का जब आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। अगर आप किसी भी रीज़न से कोई सामान किसी को देते हैं जिस पे आप इनपुट टैक्स आपने दिया है पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप नहीं ले सकते, इससे असेट कम हो जाएगी आपकी, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सेम अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट करते हैं। दूसरा लॉजिक, लाइबिलिटी कम हो रही है, आप उसे सामान लौटा रहे हैं तो पैसा कम चुकाना पड़ेगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। या दूसरा लॉजिक, रिसीवर को डेबिट किया जाता है। असेट कम हो रही है, आपके पास से सामान जा रहा है, गुड्स गोज आउट, क्रेडिट होगा, और इनपुट टैक्स रिवर्स हो गया। असेट थी पहले, अभी असेट नहीं रहेगा, क्योंकि इतने रुपए का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप इस सामान को किसी को बेचेंगे।
परचेज किया है फर्नीचर 44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%। इसमें IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब बेचते हैं तो IGST चार्ज होता है, वो इसमें इंक्लूड है। तो हमें इंक्लूड नहीं करके हमें तो हटा के एंट्री करनी होती है, हमें अलग से पता होना चाहिए कि GST कितना दिया तभी तो क्रेडिट मिलेगा। तो ईजी है। 44,800 का आपने सामान खरीदा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें इंक्लूड है IGST 12%, ठीक है। तो माना खरीदने से पहले कोई 100 रुपये की होगी वो चीज़, लेट सपोज कर रहे हैं ₹100 का था वो फर्नीचर, 18% GST दिया तो 18 रुपये हो गया, 100 का 18%, यानी खरीदने के बाद वो चीज़ हो गई 118 की, यानी ये जो चीज़ है 118 के इक्वल है क्योंकि इसमें GST इंक्लूड है। अब तो ईजी है, जब ये चीज़ 118 के इक्वल है, जब ये चीज़ 118 रुपये के बराबर है, तो बताइए 100 रुपीज़ यानी देने से पहले 100 रुपये मान लीजिए, देने से पहले की क्या वैल्यू होगी, ये आ जाएगा 40,000। क्लियर, क्योंकि इसमें GST इंक्लूड है। तो अपन ने ये चीज़ 118 के इक्वल है, GST इंक्लूड करने के बाद 118 है वैल्यू। तो जब ये चीज़ 118 के इक्वल है तो 100 रुपीज़ वाली चीज़ कितनी है, तो 40,000 आ गया फर्नीचर की वैल्यू। और 12% आपने इस पर 4800 क्या दिया होगा GST, और 12% है, ये 12% है, तो 112 हो गया। तो यानी एक चीज़ 1112 के इक्वल है, 12% है GST के लिए, तो 1112 के इक्वल है, तो 100 कितना होगा 40,000। तो एंट्री होगी फर्नीचर अपने लिए असेट है, असेट आ रही है अपने पास, असेट इंक्रीज हो रही है डेबिट, या फर्नीचर रियल अकाउंट है, गुड्स आता है तो डेबिट ही करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और आपने खरीदने पे दिया IGST तो इनपुट टैक्स है, IGST को करेंगे डेबिट क्योंकि इसका हमें गवर्नमेंट से क्रेडिट लेना है, असेट इंक्रीज हो रही है इससे डेबिट, और टू बैंक पैसा जा रहा है इससे क्रेडिट। तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट इंक्रीज हो रही है डेबिट, या दूसरा लॉजिक फर्नीचर रियल अकाउंट है, गुड्स से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट हुआ, और रियल अकाउंट का रूल है अगर कोई गुड्स आता है तो डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हो गया। इनपुट IGST इसका क्रेडिट लेना है, गवर्नमेंट से खरीदने पे जो टैक्स देते हैं उसका क्रेडिट लेना है, ये असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है इससे डेबिट, और टू बैंक अकाउंट आपके पास से पैसा गया, असेट कम हो गया इससे क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज मशीन आप परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मैसर सिम्फनी इंडस्ट्री से फॉर 140 की मशीन है, ठीक है, प्लस GST दे रहे हैं, SGST दे रहे हैं 9% ईच, ओके, 9% से दे रहे हैं। पेड 1 लाख इमीडिएटली, 1 लाख रुपए तो अभी दे रहे हैं और बैलेंस देंगे आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद, ठीक है। तो अब 1,40,000 है, इसको ऐसे समझ रखिए, 1,40,000, 9% आप क्या दे रहे हैं इस पर CGST है, जैसे नहीं 18% जोड़ देता हूँ एक बार में, तो 165,200 हो गया। इसमें से 1 लाख रुपए तो अभी दे रहे हैं, तो ये उधार पैसा हो गया, ये 65,200 बाद में देंगे सिम्फनी इंडस्ट्री को, ठीक है। तो असेट इंक्रीज होगी, मशीन आपके पास आ रही है, असेट इंक्रीज होती तो डेबिट करते हैं, 1,40,000 असेट इंक्रीज हो रही है डेबिट। खरीदने पे जो GST पे करके आ रहे हैं वो इनपुट टैक्स है, उसका गवर्नमेंट से आपको क्रेडिट लेना है, इनपुट टैक्स असेट है, गवर्नमेंट से जब क्रेडिट लेना है तो असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, क्लियर। टू बैंक पैसा जाएगा तो असेट कम होगी, टू बैंक क्रेडिट होगा, असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, पैसा जा रहा है। और टू सिम्फनी इंडस्ट्री उधार, क्रेडिटर बढ़ गए, आपको बाकी पैसा देना है, थोड़ा पैसा भी देना थोड़ा बाद में, तो क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, राइट। तो एंट्री समझ में आई गई होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, असेट इंक्रीज हो रही है इससे डेबिट कर रहे हैं, इनपुट CGST आपके लिए असेट है, गवर्नमेंट से क्रेडिट लेना है इससे डेबिट, इनपुट SGST भी असेट है, गवर्नमेंट से क्रेडिट लेना है डेबिट, टू बैंक पैसा जा रहा है, असेट डिक्रीज हो रही है इससे क्रेडिट, और टू सिम्फनी इंडस्ट्री, अब देखिए नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है, तो अकाउंट तो इनको लिखना चाहिए था पर यहाँ नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं टू सिम्फनी इंडस्ट्री अकाउंट, ठीक है, 65,200 का, क्लियर। ये क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई इससे क्रेडिट कर दिया। बीइंग मशीनरी परचेज एंड पेड ₹1 लाख इमीडिएटली, और CGST SGST 9% ईच। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़ लॉजिक से पढ़िए ताकि आप जब हायर क्लासेस में आए तो CA करना आपको टफ ना लगे, क्योंकि अगर आप लॉजिक से नहीं पढ़ेंगे, मगअप करेंगे, रटेंगे कॉन्सेप्ट तो प्रॉब्लम आ सकती है आगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।